तो देखो, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा में हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, मैंने आपको बेसिक रिवीजन कराया था और वहाँ पे टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन टेबुलर मैं बता चुका था, ठीक है ना। तो मैं अज्यूम करता हूँ वहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर आपको मैंने स्टार्टिंग में वेरिएबल ही बताया था, वेरिएबल में डिस्क्रीट कंटिन्यूस समझा चुका हूँ मैं। यहाँ पता है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत सी बार क्या होता है वेरिएबल में बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। डिस्क्रीट क्या है, कंटिन्यूस, इसको याद करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं 4-5 केस बताया, बट आपको याद करना, मैं आपको एक हिंट देता हूँ याद कैसे रखना है। तुम वेरिएबल में एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई फिगर ऐसा हो जिसको अपन डेसिमल में प्रेजेंट कर सकते हैं, वो जनरली कौन सा वेरिएबल होगा? कंटिन्यूअस। और कोई वेरिएबल ऐसा हो जिसको अपन होल नंबर में प्रेजेंट करते हैं, वो जनरली कौन सा होगा? डिस्क्रीट। जैसे आप देखो, मैंने आपको उस दिन एग्जांपल दिए थे, नंबर ऑफ पेटल्स इन फ्लावर। अब पेटल्स इन फ्लावर समझते हो, एक फ्लावर में कितने पेटल्स हैं? अब एक फ्लावर में कितने पेटल है तो वो कभी डेसिमल में नहीं होगा, या तो एक होगा या दो होगा या 5-10 ऐसे होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया था, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। अब तुम्हारे मार्क्स आते हैं, जैसे मान लो कभी भी तुम्हारे बोर्ड के मार्क्स आते हैं, ठीक है, अपन क्लास टेस्ट की बात नहीं करते हैं, तुम्हारे मार्क्स आते हैं, कई बोर्ड में ऐसे मार्क्स दिखते हैं 37.5, नहीं, या तो 38 होता है 37 होता है। तो दीज आर एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल। गेटिंग माय पॉइंट? आप तो इतना ध्यान रख लेना, अगर अपन एक ही फंडा फॉलो करेंगे, अगर कोई भी चीज पैसों के अंदर है तो वो कंटिन्यूस वेरिएबल है, और कोई भी चीज डायरेक्ट है तो वो डिस्क्रीट वेरिएबल है। आप अगर उस दिन वाला एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बताया था, क्योंकि यहाँ क्या, मेरे को एक बच्चे ने बताया था, सर कंफ्यूजन होता है, याद रहता नहीं हमको, डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूस है। तो तरीका जैसे हाइट है, अब हाइट तो पॉइंट्स में हो सकती है, मान लो 5 फीट 8 इंच, 6 फीट 2 इंच, वेट पॉइंट में हो सकता है, ठीक है ना। सेल पैसों में है तो इट इज अ टाइप ऑफ कंटिन्यूस वेरिएबल। प्रॉफिट हो गया, एज ऑफ पर्सन, इट इज अ कंटिन्यूस वेरिएबल। गेटिंग माय पॉइंट? फिर मैंने आपको एक और बताया था, अगर फाइनाइट और काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज है, द नंबर ऑफ पेटल्स, मिसप्रिंट इन बुक है। अब मिसप्रिंट कहीं पॉइंट में हो सकता है क्या? 2.5 मिसप्रिंट है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। 2 मिसप्रिंट होंगे या 3 मिसप्रिंट होंगे। फिर नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट इन लोकेलिटी। अब रोड एक्सीडेंट क्या होंगे? जनरली इट इज अ टाइप ऑफ, भाई डिस्क्रीट ही होगा ना, होल नंबर में होगा रोड एक्सीडेंट। कभी ऐसा होता है 4.5 रोड एक्सीडेंट, ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग। गेटिंग माय पॉइंट? एनुअल इनकम, इनकम जनरली क्या होता है? 5-7 लाख 8 लाख, ये डिस्क्रीट वेरिएबल है। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, दी द एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल। यहाँ पर बस एक पॉइंट है, एनुअल इनकम, वो बुक के हिसाब से है डिस्क्रीट वेरिएबल, बट जनरली लगता कंटिन्यूअस है, उसको आप ध्यान रखना थोड़ा सा, है ना। क्योंकि अपना जो आईसीआई का मटेरियल वो एनुअल इनकम को बोलता है डिस्क्रीट है, बट उसका ही मेरे को ज्यादा प्रोबेबिलिटी लगता है कंटिन्यूअस। तो आप तो इतना ध्यान रखो, पैसों के अंदर कोई भी चीज है एक्सेप्ट एनुअल इनकम, क्योंकि सजेस्टेड आंसर अपने को आईसीआई के हिसाब से मिलेंगे। एनुअल इनकम डिस्क्रीट है, बाकी कुछ भी चीज पैसों में है तो वो जनरली क्या होगी? कंटिन्यूअस वेरिएबल। जिसको होल नंबर में प्रेजेंट कर सकते हैं वो डिस्क्रीट, जो डेसिमल में हो सकती है वो क्या होगी? कंटिन्यूअस वेरिएबल, ठीक है ना। इसके बाद मैंने आपको अगला कंसेप्ट जो समझाया था, वो आपको मैं सारे बेसिक मेथड तो बता चुका हूँ, इंटरव्यू के पर्सनल वापस रिवीजन नहीं करवा रहा हूँ, मैं सब करवा चुका हूँ वो, है ना। अब हम लोग आज बात कर लेते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की। अब है ना, देखो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन क्या होता है। मैंने आपको एक बात बताया था, जब भी हम लोग डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, ऑलवेज अज्यूम व्हेनेवर वी थिंक ऑफ द कंसेप्ट डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बेसिकली इट इज द मोस्ट अट्रैक्टिव मेथड ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन। डेटा को प्रेजेंट करने का सबसे अट्रैक्टिव मेथड है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। और इसमें जनरली डेटा प्रेजेंट किस फॉर्म में होता है? 3 तरह से होता है। इधर इन द फॉर्म ऑफ, अब बताओ डायग्रामेटिक में क्या था, कौन कौन से थे? लाइन डायग्राम थे, और बार, और पाई डायग्राम। ये हम लोगों ने 3 चीजें डिस्कस की थी इन द केस ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, ठीक है ना। और यहां मैंने बताया था कि डेटा जो प्रेजेंट होता है वो चार्ट, पिक्चर या ग्राफ के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। या तो चार्ट होंगे या पिक्चर्स होंगे या ग्राफ होगा। तो डायग्रामेटिक इज द मोस्ट अट्रैक्टिव मेथड ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन यूज टू आइडेंटिफाई हिडन ट्रेंड। हिडन ट्रेंड कहां से पता लगता है हमको? डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से। अच्छा, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में ये ध्यान रखना, इट कैन बी यूज फॉर एजुकेटेड एज वेल एज अनएजुकेटेड मास ऑफ द सोसाइटी। एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड मास हो, दोनों के लिए मेथड चल जाएगा, ठीक है ना। अब डायग्राम में जैसे मैंने बात की लाइन डायग्राम, एक मैंने बात की बार डायग्राम, और एक मैंने बात की पाई डायग्राम की। नाउ व्हाट इज द लाइन डायग्राम? जनरली लाइन डायग्राम, इसको एक और नाम से जानते हैं हिस्टोरियोग्राम, ठीक है ना। इसको एक और किस नाम से जानते हैं? हिस्टोरियोग्राम। ये जनरली यूज कब होता है? जब डेटा वेरीज ओवर टाइम। मैंने इसको नोटिंग भी कराया था एक बार, मैं डायरेक्ट वो पीडीएफ ही खोल देता हूँ, रुको। अब देखो लाइन डायग्राम बेसिकली क्या होता है, इट इज जनरली यूज फॉर टाइम सीरीज डेटा।
और डेटा वेरिंग ओवर टाइम, मतलब जब समय के साथ में डेटा बदल रहा है तो जनरली जैसे मान लो मैंने कहा एक सिटी की पॉपुलेशन है, अब वो अपने को टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, दैट कैन बी प्रेजेंटेड इन लाइन डायग्राम। आप लोगों ने अगर टाइम सीरीज का भी चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें फोरकास्ट ट्रेंड निकालते हैं, तो वो जनरली क्या होता है, टाइम सीरीज डेटा होता है, ठीक है ना। तो लाइन डायग्राम जनरली यूज होता है टाइम सीरीज डेटा क्या, डेटा वेरिंग ओवर टाइम। अब लाइन डायग्राम के मैंने बात बताया था, एक तो होता है लॉगरिथमिक रेशियो चार्ट, यूज व्हेन टाइम सीरीज प्रेजेंट वाइड रेंज ऑफ फ्लक्चुएशन, ये आप ध्यान रख लेना। लॉगरिथमिक हुआ या रेशियो चार्ट, या फिर यूं बोलो रेशियो चार्ट को लॉगरिथमिक भी कहते हैं, लॉगरिथमिक रेशियो चार्ट वन इन द सेम। यूज कब होता है, जब टाइम सीरीज क्या प्रेजेंट करेगी, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है, तो नॉर्मली लॉगरिथम के थ्रू हम लोग निकालते हैं वैल्यू, मतलब लॉगरिथम को यूज करके हम लोग उसको रेशियो में कंपैरिजन करके आंसर देते हैं, ठीक है ना। बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है तो उसमें जनरली किसके अपन कंपैरिजन करते हैं, बाय यूजिंग लॉगरिथम्स, ठीक है। अब मल्टीपल लाइन चार्ट और मल्टीपल एक्सिस चार्ट, आप लोगों ने ना जैसे बहुत सारे क्रिकेट मैचेस देखे होंगे, अब क्रिकेट मैचेस में ऐसा देखा है आप, ऐसी ऐसी ऐसे ऐसे अलग अलग लाइन चलती है, एक टीम की अलग होती है, एक टीम की अलग होती है, ऐसा देखा है ना, दैट इज मल्टीपल लाइन चार्ट। मतलब जब दो या दो से ज्यादा सीरीज गिवन हो बट यूनिट क्या होना चाहिए उनका। अब यहां ये ध्यान रखना, यूनिट अगर सेम होगा तो मल्टीपल लाइन चार्ट, और अगर यूनिट डिफरेंट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल एक्सेस। अब जैसे मान लो एक कंपनी है, जैसे मान लो उसका डेटा गिवन है, कुछ डेटा तो गिवन है इन द फॉर्म ऑफ रुपीज और कुछ डेटा गिवन है इन द फॉर्म ऑफ मंथ्स। जैसे मान लो आपको ऐसा गिवन है डेटा, अब यहाँ पे पता है ये ध्यान क्यों रखना, एक मान लो मैंने कहा ईयर, जैसे लेट से मैंने ऐसा बोला 2001, 2002 और 2003। अब एक तो डेटा दे दिया सेल्स में और एक गिवन है रुपीज में, और एक गिवन है मान लो अज्यूम करो इसमें गिवन है लेट से नंबर ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है। अब मेरे को एक बात बताओ, इन दोनों का डेटा यूनिट सेम हो गया क्या, नंबर ऑफ रुपीज में हो सकता है क्या, नहीं। अब आप बताओ इसमें 500 lakhs है, इसमें 700 है, इसमें 800 है, इसमें 1000 है, इसमें 5 है, 7 है, 8 है, 10 एम्प्लॉई है। अब मेरे को इसको पूरे को प्रेजेंट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे को, अगर मैं एक्स एक्सिस लेता हूं तो एक्स एक्सिस में तो ईयर चल जाएगा, बट वाई एक्सिस तो दो लेने पड़ेंगे ना मेरे को, इसलिए मल्टीपल एक्सिस, एक्सिस अलग अलग हो गए, गेटिंग माय पॉइंट, क्योंकि यूनिट ही अलग अलग है, तो दिस इज नोन एज मल्टीपल एक्सिस चार्ट। तो ये ध्यान रखना, जब दो या दो से ज्यादा सीरीज हो बट यूनिट डिफरेंट हो तो मल्टीपल एक्सिस चार्ट, दो या दो से ज्यादा सीरीज हो बट यूनिट सेम हो तो मल्टीपल लाइन चार्ट। रेशियो और रेशियो चार्ट को लॉगरिथम ऑफ द वेरिएबल भी कहा जाता है, ठीक है ना। और कब यूज करेंगे, जब टाइम सीरीज में बहुत फ्लक्चुएशन ज्यादा है ना। बोलो यहां तक समझ में आया, ठीक है। उसके बाद देखो आगे, अब बार डायग्राम। अब बार डायग्राम क्या होता है, इस तरह के बार डायग्राम्स होते हैं, आपने देखा होगा, दिस इज अ पैटर्न ऑफ बार डायग्राम। तो बार डायग्राम मतलब क्या होता है, रेक्टेंगल ऑफ इक्वल लेंथ आर ड्रॉन हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, या तो हॉरिजॉन्टल बनाओ या वर्टिकल बनाओ। अब हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम मेनली यूज है क्वालिटेटिव डेटा के लिए या डेटा वेरिंग ओवर स्पेस। अब बताओ हॉरिजॉन्टल कैसे होता है, ऐसे होता है कि ऐसे होता है हॉरिजॉन्टल, ऐसे होता है हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल इस तरह होता है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, मैंने ऐसा बोला हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम इज मेनली यूज फॉर क्वालिटेटिव डेटा और डेटा वेरिंग ओवर स्पेस, मतलब इसको ज्योग्राफिकल डेटा भी कह सकते हैं, स्पेस मतलब ज्योग्राफिकल डेटा। अब ज्योग्राफिकल डेटा मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो, और मैंने कहा वर्टिकल बार डायग्राम यूज फॉर क्वांटिटेटिव डेटा और टाइम सीरीज डेटा। वर्टिकल बार डायग्राम किस लिए यूज होगा, क्वांटिटेटिव या टाइम सीरीज। अब जैसे मान लो एक कंपनी का डेटा हमको बार डायग्राम में प्रेजेंट करना है, जैसे मान लो यही वाला डेटा है, अब बताओ ये क्वांटिटेटिव है कि क्वालिटेटिव है, ये वाला देखा जाए तो क्वांटिटेटिव है, तो इसको आप इजीली बार डायग्राम में ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो। मैंने कहा ये ईयर है और ये इसके साथ में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जुड़ी हुई है, ये हो गया क्वांटिटेटिव डेटा। लेकिन मान लो आपको लेट से क्वालिटेटिव डेटा प्रेजेंट करना हो, अब क्वालिटेटिव मतलब जैसे मान लो आपको, या ज्योग्राफिकल डेटा है, आपको कंट्री गिवन है, जैसे यूएसए गिवन है, इंडिया गिवन है, चाइना गिवन है और यूके गिवन है, और इनका पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स गिवन है। मान लो 500 लाख का था, या 200 लाख का था, या 300 लाख का था, अब इस डेटा को प्रेजेंट करना है, ये ज्योग्राफिकल डेटा हो गया। अब इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, आपने क्या किया, यहां पे ले लिया क्या, इंडिया, यूएस, यूके और लेट से चाइना। अब आपने डेटा ऐसे प्रेजेंट किया, यहाँ पे आपने वैल्यूज लिख दी और आपने डेटा ऐसे प्रेजेंट किया, ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। और ये कौन सा होगा, वर्टिकल बार डायग्राम। मेरी बात समझे आप। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल किस लिए यूज होगा हमेशा, ज्योग्राफिकल डेटा के लिए, जब अपने को डेटा प्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ ज्योग्राफिकल। तो आप देखो इधर मेरे पास कंस्टेंट इंडिया, यूएस, यूके हो गया, इधर डेटा हो गया। बट अगर मान लो डेटा का नेचर ही क्या है, क्वांटिटेटिव है या टाइम सीरीज है, तो वहां कौन सा यूज करते हैं अपन लोग, वर्टिकल बार डायग्राम।
अब मेरे को एक बात बताओ, मल्टीपल बार डायग्राम कब यूज करूंगा मैं? जैसे मान लो मेरे को, मैंने इधर और ये ले लिया, इधर भी मैंने कुछ और ले लिया और इधर भी क्यों लिया, तो कंपैरिजन करना है। मल्टीपल बार डायग्राम कब यूज करूंगा मैं? कंपैरिजन करने के लिए। जब मेरे को कंपैरिजन करना हो तो मल्टीपल बार डायग्राम। तो आप देखो मैंने यहाँ लिखवाया भी था आपको पॉइंट कि मल्टीपल बार डायग्राम यूज फॉर कंपैरिजन ऑफ टू और मोर रिलेटेड सीरीज। दो या दो से ज्यादा कंपैरिजन करना हो तो मल्टीपल बार डायग्राम यूज करेंगे। फिर कंपोनेंट और सब डिवाइडेड बार डायग्राम। अब कंपोनेंट और सब डिवाइडेड का मतलब क्या होता है, जैसे समझना, मान लो मेरी एक कंपनी है, अज्यूम करो मेरी कंपनी है जिसमें 4 तरह के प्रोडक्ट हैं। अब मैंने कहा ये कंपोनेंट ए हो गया, लेट्स से मैंने कहा ये कंपोनेंट बी हो गया, और मैंने कहा ये कंपोनेंट सी हो गया। ये कंपोनेंट बार डायग्राम। गेटिंग माय पॉइंट? ये मान लो मैंने कहा ईयर 2000 है, 2001 है, इसमें वहां पे प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, ये कंपोनेंट वाइज डायग्राम मैंने बना दिया। दिस इज कंपोनेंट और सब डिवाइडेड कंपोनेंट। अलग अलग कंपोनेंट है, तो मतलब जब मैं डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट डील करूंगा तो जनरली कौन सा यूज करूंगा? कंपोनेंट और सब डिवाइडेड बार डायग्राम। तो आप देखो, अब मैंने यहाँ वापस लिखवाया था आपको, कंपोनेंट इज यूज टू प्रेजेंट डेटा इनटू नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। आपके अलग अलग तरह के प्रोडक्ट हैं तो ध्यान रखना नंबर ऑफ कंपोनेंट में होगा। और डिवाइडेड बार डायग्राम या परसेंटेज यूज फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ वेरिएबल इन रिलेशन टू डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ टेबल। मतलब अपने को डिवाइडेड बार डायग्राम कब यूज करना है? अलग अलग टेबल कंपोनेंट से उसको कंपैरिजन करना हो तो डिवाइडेड बार डायग्राम हुआ। तो डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ वेरिएबल का उसके टेबल से क्या रिलेशन है, तो होता है परसेंटेज बार डायग्राम। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो अपने को प्रेजेंट करना है डेटा। अब समझो यहाँ पे x गिवन था और f गिवन है। अब जैसे f है 5, 7, 8, 9, 10। अब मेरे को इसका परसेंटेज निकालना है, प्रोबेबिलिटी, इसका टोटल लगाया, एक एक वैल्यू का मेरे को कंपैरिजन करना है कि एक एक वैल्यू का कितना परसेंटेज है। तो क्या होगा, ये वैल्यू डिवाइड बाय टोटल, ये वैल्यू डिवाइड बाय टोटल, ये वैल्यू डिवाइड बाय टोटल। तो यहाँ यूज करूंगा मैं परसेंटेज बार डायग्राम। तो यहाँ पे क्या गिवन है कि परसेंटेज बार डायग्राम कब यूज करना है अपने को? जब कंपोनेंट ऑफ वेरिएबल को टेबल के कंपोनेंट से कंपेयर करना है तो यूज करेंगे परसेंटेज बार डायग्राम। और पाई डायग्राम एक सर्कुलर डायग्राम होता है, ठीक है ना, और जनरली सेंट्रल एंगल्स को निकालने का काम आता है। पर्टिकुलर वैल्यू डिवाइड बाय टोटल इनटू 360 डिग्री करोगे तो आपका सेंट्रल एंगल आ जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे को एक बात बताओ, अब अपन लोगों ने बार डायग्राम पढ़ा, मल्टीपल लाइन, लॉगरिथम रेशियो चार्ट हो गया, मल्टीपल लाइन हो गया, ठीक है ना। बताओ, डायग्रामेटिक इज द मोस्ट अट्रैक्टिव मेथड टू प्रेजेंट डेटा। क्या आइडेंटिफाई करता है? हिडन ट्रेंड। क्या आइडेंटिफाई करता है? हिडन ट्रेंड। यूज फॉर बोथ एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड मास। कितने तरह के डायग्राम, चार्ट, पिक्चर, ग्राफ में प्रेजेंट होता है डेटा। कितने तरह के डायग्राम होते हैं? लाइन डायग्राम, लाइन डायग्राम या हिस्टोरियोग्राम। लाइन डायग्राम वापस, अगर सिंपल लाइन डायग्राम तो क्वांटिटेटिव या टाइम सीरीज डेटा के होगा। अगर मल्टीपल लाइन है तो कंपैरिजन टू और मोर रिलेटेड। लेकिन मल्टीपल लाइन चार्ट है और मल्टीपल एक्सेस, तो अगर मल्टीपल लाइन है तो यूनिट सेम, और मल्टीपल एक्सेस कब होगा? जब यूनिट डिफरेंट होगा, ठीक है ना। समझ गए ना यूनिट डिफरेंट क्यों है, ठीक है ना। उसके बाद अपन ने पढ़ा बार डायग्राम। अब बार डायग्राम में ध्यान रखना हो, जब हॉरिजॉन्टल ऐसे डेटा प्रेजेंट करना है तो ज्योग्राफिकल डेटा या डेटा वेरिंग ओवर स्पेस या क्वालिटेटिव डेटा। और अगर अपने को ऐसे प्रेजेंट करना है वर्टिकल में तो टाइम सीरीज या क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है ना। फिर मल्टीपल लाइन चार्ट जब कंपैरिजन के लिए चाहिए। कंपोनेंट कब होगा? जब अपने पास अलग अलग कंपोनेंट है। और परसेंटेज बार डायग्राम, हर वैल्यू को टेबल से कंपेयर करना है तो परसेंटेज बार डायग्राम। और पाई डायग्राम जनरली किसी होगा? डेटा को सर्कल में प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है ना। और सेंट्रल एंगल निकालने का तरीका क्या? वैल्यू डिवाइड बाय टोटल इनटू 360 डिग्री। तो ये अपना हो गया बेसिकली ग्राफ। बोलो यहाँ तक समझ में आया? अब पहले इस पैटर्न पे क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर हम लोग वापस आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आ जाओ एक बार ऐसे मटेरियल वापस। चलो, तो हमने 21 तक तो कर लेते हैं, 22 देखेंगे। द मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, टेक्सचुअल, टेबुलर, डायग्रामेटिक। टेबुलर, इंटरनल, एक्सटर्नल, तो क्या होगा? ए ऑप्शन, टेक्सचुअल, टेबुलर एंड डायग्रामेटिक ऑप्शन, ठीक है ना। अगला देखो 22 23, sorry. The best method of presentation of data, textual, tabular, diagrammatic, B and C. It is a tabular presentation. Next, the most attractive method to present the data is diagrammatic. For tabulation, caption is the upper part जो column और sub column define कर रहा है. Stub is the left part of table describing the rows. Option number D. The entire upper part of table is known as box head. Entire upper part को क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज शोन इन, यूनिट ऑफ मेजरमेंट कहां शो करेंगे? बॉक्स हेड में, ठीक है। उसके बाद द सोर्स ऑफ डेटा इज शोन इन, सोर्स ऑफ डेटा कहां शो होता है? फुटनोट में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज अनट्रू फॉर टेबुलेशन? अब अनट्रू फॉर स्टैटिस्टिकल डेटा रिक्वायर्ड टेबुलेशन, ये तो ट्रू है। फैसिलिटेट कंपैरिजन बिटवीन रो एंड नॉट कॉलम, कॉम्प्लिकेटेड डेटा कैन, देखो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, डेटा कैन बी प्रेजेंट, ट्रू है। डायग्रामेटिक डेटा रिक्वायर टेबुलेशन, ये भी ट्रू है, डायग्रामेटिक को भी प्रेजेंट कर सकते हो टेबुलेशन में। तो क्या रो और कॉलम दोनों का कंपैरिजन होगा? नहीं होगा, दोनों में कंपैरिजन हो सकता है। तो यहाँ क्या बोल रहा है? रो में होगा और कॉलम में नहीं होगा।
ऐसा तो नहीं होगा। रो इट हेल्प्स इन कंपैरिजन ऑफ बोथ रोज एंड कॉलम, तो रो एंड नॉट कॉलम बोला है, तो ये गलत बात हो गई है ना। तो बोलो कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन। कौन सा होगा? बी वाला। हिडन ट्रेंड कैन बी नोटिस इन टेक्सचुअल, टेबुलर, डायग्रामेटिक, ऑल दीज। तो हिडन ट्रेंड कहां पता लगता है अपने को? डायग्रामेटिक। गुड। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन डन बाय डायग्राम, चार्ट, पिक्चर, ऑल दीज। तो क्या होगा? ऑल दीज। द मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन, सबसे एक्यूरेट कौन सा होता है? टेबुलेशन। सबसे एक्यूरेट कौन सा होता है? द चार्ट दैट यूज लॉगरिथम ऑफ वेरिएबल इज नोन लाइन, रेशियो, मल्टीपल लाइन और कंपोनेंट लाइन। रेशियो में होता है। लॉगरिथम कौन सा चार्ट यूज करता है? रेशियो चार्ट, ठीक है ना। अपने को लॉग में करना है तो रेशियो चार्ट यूज करेगा, ठीक है। मल्टीपल लाइन चार्ट when showing multiple chart, two or more time series, when variable same unit, when variable are different unit, और multiple variation। बोलो क्या होगा मल्टीपल लाइन चार्ट? अभी समझाया था मैंने आपको। क्या होगा मल्टीपल लाइन चार्ट? जब यूनिट क्या हो? मल्टीपल एक्सिस कब होगा? यूनिट डिफरेंट हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। मल्टीपल एक्सिस कब होगा? एक से ज्यादा हो, यूनिट ऑफ वेरिएबल डिफरेंट, ए और बी और ए एंड बी। बताओ क्या होगा? तो मल्टीपल एक्सिस व्हेन मोर देन वन टाइम सीरीज, यूनिट ऑफ वेरिएबल क्या हो? डिफरेंट हो। तो इट इज ए और बी और ए एंड बी। बताओ ए एंड बी। इट इज ए एंड बी, दोनों साथ में होंगे तो यूज होगा, है ना। ऐसा नहीं कि मल्टी, अगर डेटा अलग अलग है, आपके पास ज्यादा सीरीज है बट यूनिट भी डिफरेंट होना चाहिए, तो मल्टीपल एक्सिस चार्ट यूज होगा। तो ए एंड बी। हॉरिजॉन्टल बार, अभी मैं बताया हॉरिजॉन्टल बार ऐसा वाला। तो क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, डेटा वेरिंग ओवर टाइम और स्पेस, ए और सी। बताओ इट इज ऑप्शन नंबर। अब हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम इज यूज फॉर क्वालिटेटिव डेटा, डेटा वेरिंग ओवर टाइम, और दोनों के लिए चलेगा ना भाई। ये हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा वाला, अभी मैंने बताया ना, ये क्वालिटेटिव डेटा। हॉरिजॉन्टल में क्वालिटेटिव और वर्टिकल में क्वांटिटेटिव। वर्टिकल मतलब ऐसे, तुम ये ध्यान रखो, अलग अलग कंट्री का डेटा सर ने ऐसे बताया था, है ना। तो क्वालिटेटिव डेटा इज क्वालिटेटिव डेटा वेरिंग ओवर स्पेस, ऑप्शन नंबर डी, ए और सी। वर्टिकल बार डायग्राम इज एप्लीकेबल व्हेन डेटा क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, डेटा वेरी ओवर टाइम, और ए और सी। बोलो व्हेन डेटा इज क्वांटिटेटिव, डेटा इज क्वांटिटेटिव। वर्टिकल बार डायग्राम कब यूज होगा? डेटा इज डिवाइडेड बार चार्ट। अब डिवाइडेड बार चार्ट कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ वेरिएबल, द रिलेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट टू टेबल। अब ए और बी, और बताओ क्या होगा इसके अंदर? ए एंड बी, कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ वेरिएबल इन रिलेशन टू द टेबल। आप देखो मैंने आपको लिखवा रखा है ए एंड बी, तो इट इज डी ऑप्शन, ए एंड बी मैंने लिखवा रखा है एज इट इज। कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ वेरिएबल एंड रिलेशन टू द टेबल। In order to compare two or more series, we consider multiple line chart, group bar chart, A और B और A and B। बताओ कंपेयर करना हो तो मल्टीपल बार चार्ट तो चलेगा इसी, या ग्रुप बार चार्ट भी चल सकता है, दोनों चल सकता है। ग्रुप वाइज भी बनाओगे तो भी चलेगा और मल्टीपल भी चलेगा। तो कंपैरिजन के लिए क्या होगा? ए और डी, तो ऑप्शन नंबर सी। 41 Pie diagram is used for comparing different component relation total, represent qualitative data in circle, quantitative data in circle, और B और C। तो बताओ 41 में क्या चलेगा ऑप्शन? Comparing different component relation to the total। ये भी लिखवा रखा है मैंने आपको एज इट इज, सारे पॉइंट लिखवा रखे हैं मैंने। बोलो समझ में आए सारे क्वेश्चंस? कोई डाउट? क्लियर है बिल्कुल? तो ये अपना टिल क्वेश्चन नंबर 41 कंप्लीट होता है। बोलो वापस समझाऊं? एनी कंफ्यूजन? सबको समझ आ गया अच्छे से? आगे बढ़े? ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे। मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग अगले कंसेप्ट, दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो अब जो अगला कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है ना। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया था क्या होता है, देखो ध्यान देना। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अभी अपन ने क्वेश्चन डिस्कस किए, समझ में आ गए सारे, है ना। अब आ जाओ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? स्टैटिस्टिकल डेटा को रिप्रेजेंट करना। कौन से ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर, रिलेटेड टू मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल वैल्यू और ग्रुप ऑफ वैल्यू। अब यहाँ पे ध्यान रखना, मतलब जो अपन ने डेटा था, अभी तक अपन एक्स को पढ़ रहे थे, अब बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी की, है ना। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि जो डेटा है उसको असेंडिंग ऑर्डर में प्रेजेंट करना, रिलेटिंग टू इंडिविजुअल वैल्यू और ग्रुप ऑफ वैल्यू। या तो इंडिविजुअल वैल्यू या फिर कौन सी वैल्यू? ग्रुप ऑफ वैल्यूज हो, ठीक है। Now, when tabulation is done for random variable, it is known as discrete random variable or ungrouped frequency distribution.
जब टेबुलेशन किसके लिए करते हैं हम लोग, रैंडम वेरिएबल के लिए, तो क्या कहलाता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब अनग्रुप मतलब क्या हुआ, इंडिविजुअल डेटा। अपन ने डिस्क्रीट एक एक वैल्यू के साथ जब एक वैल्यू असाइन करते हैं ना, एक्स हो गया, एक्स हो गया, एफ हो गया, तो जब टेबुलेशन करते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल तो कहलाता है अनग्रुप, और टेबुलेशन डन करते हैं जब कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए तो कहलाता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको पता ही है, टेबुलेशन फॉर ग्रुप ऑफ वैल्यू, जहां पे ग्रुप ऑफ वैल्यू होती है वो कंटिन्यूअस वेरिएबल, और जहां अनग्रुप होती है वो डिस्क्रीट वेरिएबल, है ना। फिर उसके बाद एग्जांपल, डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ कार एक्सीडेंट इन अ सिटी और नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी। मैंने आपको बताया ना, क्वांटिटी में हो जनरली क्या होगा, डिस्क्रीट होगा, और जब होल नंबर हो सकता है, डेसिमल नहीं है तो अब देखो बताओ, नंबर ऑफ कार एक्सीडेंट क्या होगा, डिस्क्रीट, शेयर ऑफ अ कंपनी, ऐसा सोच सकते हो क्या, पॉइंट पॉइंट शेयर लिए, मैंने 50.5 शेयर लिए, ऐसा नहीं होगा, है ना, तो इट इज डिस्क्रीट वेरिएबल। अब डिस्ट्रीब्यूशन हाइट ऑफ स्टूडेंट कॉलेज और प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी, इट इज द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। गेटिंग माय पॉइंट, ये कंटीन्यूअस में हो गया, है ना। तो अनग्रुप मतलब जब अपना डिस्क्रीट वेरिएबल हो, और जब कंटीन्यूअस डेटा हो तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या हुआ, डेटा को रिप्रेजेंट करना कौन से ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर, रिलेटिंग टू मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल वैल्यू और ग्रुप ऑफ वैल्यूज, ठीक है ना। उसके बाद अब मैंने आपको बताया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसके पहले है ना मैं आपको कुछ और चीजें जो मेरे को पढ़ाना बाकी है, मैं पहले वो पढ़ा देता हूँ, तो अभी कॉपी में लिखो अब आप लोग। देखो अब जो है ना, हमको जो जो पेंडिंग है पहले मैं वो करा देता हूँ, ठीक है ना। मैंने आपको अभी बताया टेबुलेशन जब होता है डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए तो क्या कहलाता है, डिस्क्रीट और अनग्रुप, और जब कैरेक्टरिस्टिक अंडर कंसीडर कंटीन्यूअस होता है तो क्या कहलाता है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी। टेबुलेशन नॉट डन अगेंस्ट सिंगल, अब ये पॉइंट देना, इन केस ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द tabulation is not done against single value as in case of attribute or discrete random variable but against a, ये तो हमने बताया ना, कंटिन्यूअस सीरीज में डेटा अपन ग्रुप के अगेंस्ट प्रेजेंट करते हैं। distribution number of car accident in Delhi during the 12 months is an example of ungroup frequency, and the height of students is for year is example of group frequency distribution, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार अगला एग्जांपल देखो, following are the record of babies born in a nursing home in Bangalore during a week, B denote boy and G for girl। अब ये रिकॉर्ड एक बेबीज बॉर्न हुए, ठीक है ना। कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अभी अपन आगे पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू जेंडर। अब मेरे को एक बात बताओ, इसके अंदर क्या डेसिमल में डेटा हो सकता है क्या, नहीं, तो ये क्या हो गया, डिस्क्रीट हो गया, है ना। तो इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट अकॉर्डिंग वी काउंट द नंबर ऑफ मेल एंड दैट ऑफ फीमेल एंड प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन टेबल। तो बॉय और गर्ल काउंट किए और नंबर ऑफ बर्थ ये फ्रीक्वेंसी, अपन ने काउंट कैसे, 1 2 3 4 ऐसे काउंट करोगे तो बॉय आएंगे 16 और गर्ल आएंगी 14। बोलो समझ में आया, इसमें कोई डाउट। अब ये तो बात की हमने कंस्ट्रक्शन कौन से वाले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, डिस्क्रीट की। ये कौन सा था, डिस्क्रीट या जिसको डेसिमल में नहीं प्रेजेंट कर सकते, डिस्क्रीट या अनग्रुप। अब हम लोग बात करते हैं कंटीन्यूअस का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, ठीक है ना। तो आप लिखो कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कंटीन्यूअस वेरिएबल, ये लिख लो आप, कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कंटीन्यूअस वेरिएबल, कंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर कंटीन्यूअस वेरिएबल। अब कंटिन्यूस कैसे होता है, तो लिखो फर्स्ट पॉइंट, फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, ब्रैकेट में लिखो रेंज, इसको एक और किस नाम से जानते हैं, रेंज। अब लिखो सेकंड, इन केस ऑफ discrete variable find number of classes, और इन केस ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल, यहां पे ये पॉइंट ध्यान रखना, कंटिन्यूअस वेरिएबल में फाइंड नंबर ऑफ क्लास इंटरवल। अब ये पॉइंट समझना ध्यान से, कंटिन्यूअस वेरिएबल में क्या निकालना पड़ेगा अपने को, नंबर ऑफ क्लासेस, मतलब वही एक्स में 10 20 30 40 वो तो डिस्क्रीट में हो गया, बट कंटिन्यूअस में क्या निकालना है अपने को, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल। अब लिखो नेक्स्ट लाइन में, वेयर या यूजिंग कर लेना, यूजिंग नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इनटू क्लास लेंथ, ऐसे साइन बना, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू रेंज। ये मैं समझा रहा हूं आपको,
number of class interval into class length is approximate equal to range. Next, put class of class interval in frequency distribution table. Put class of class interval in frequency distribution table. Next, apply tally marks against particular class. Apply tally marks against particular class. Next, count the tally marks and present data in next column as frequency. पर लिख लो, मैं सारे पॉइंट समझा रहा हूं एक बार. देखो अब समझना एक बार, सारे पॉइंट लिख लिए. अब अपन कंस्ट्रक्शन किसका सीख रहे हैं? देखो मैं आपको ये इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको याद रह जाए, ठीक है ना. इसमें थ्योरी थोड़ी सी याद हो जाए इसलिए मैंने पॉइंट बताया, प्रैक्टिकल बताता हूँ. अपने को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर कंटिन्यूस कंस्ट्रक्ट करना है तो क्लास इंटरवल कैसे डिटरमाइन करते हैं मैं वो बता रहा हूँ. सबसे पहली स्टेप क्या है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालो, जिसको क्या कहते हैं. स्टेप बाय स्टेप एक क्वेश्चन कराता रहता हूँ, तुमको बिल्कुल समझ में आ जाएगा. देखो एक क्वेश्चन भी साथ में दिखाते हैं मैं आपको. 13.5 A review of first 30 page of statistics books reveals the following printing mistake. अब मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक. अब मेरे को एक बात बताओ, इसमें कंटिन्यूस चलेगा कि डिस्क्रीट चलेगा? अरे आप बताओ ना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक ऑफ बुक है तो इसमें क्या होगा? डिस्क्रीट होगा. प्रिंटिंग मिस्टेक ऑफ बुक है तो क्या होगा? डिस्क्रीट. अब आप बताओ, आपको दिख रहा है 0 1 2 3, तो अपन ने क्लास इंटरवल आराम से पता लग रही है इसमें. तो भाई आपको 0 1 2 3 4 5 6 कहाँ है? हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है बताओ? 6. और लोएस्ट कौन सी है? 0. तो ये अपना 0 से लेके अपन ने प्रिंटिंग मिस्टेक कर दिया, सिंगल वैल्यू, डेसिमल में हो नहीं सकता. अब यहाँ पे अपने को डायरेक्ट टेली मार्क असाइन करने. डिस्क्रीट में मैंने क्या बताया, देखो आपको अपन ने ये किया. अब डायरेक्ट नंबर ऑफ क्लासेस अपन ने सेट कर ली 0 1 2 3 4 5 6. अब डायरेक्ट क्या असाइन करने अपने को, ये स्टेप इसमें नहीं चलेगी क्योंकि ये कंटिन्यूअस में चलेगा. नंबर ऑफ क्लास इंटरवल, ये स्टेप इसमें नहीं चलेगी. क्लास ऑफ क्लास इंटरवल ये भी नहीं चलेगा. क्लास इंटरवल डिस्क्रीट में ये पॉइंट नहीं चलेगा. लेकिन अप्लाई टेली मार्क्स अगेंस्ट पर्टिकुलर क्लास, ये चलेगा टेली मार्क. अब टेली मार्क कैसे असाइन करना है तो देखना आप लोग. 0 देखो 1 2 3 4 5 5 ही है. तो अब आप देखो टेली मार्क में क्या होता है, आपने 1 2 3 4 और 5th हम लोग स्लैश देते हैं. फिर 6 8 9 और 10th हम लोग स्लैश देंगे. 4 के टेली मार्क 5वां स्लैश में आ जाएगा. देखो 4 और 5 हो गया. तो 4 अपन ने स्ट्रेट एंड देन स्लैश 1. अब मैं आपको 1 तो सेम है, 2 देख लो एक बार. 2 कितना है? 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना. तो 2 कितना आ रहा है चेक करो. 4, ये 5 हो गए और ये हो गया 6. तो फ्रीक्वेंसी 6. डायरेक्ट तुम काउंटिंग करके भी कर सकते हो. टेलीमार्क एग्जाम में डायरेक्ट एमसीक्यू बताना तो है नहीं सब्जेक्ट, डायरेक्ट भी कर सकते हो. तो ये हुआ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसका? फ्रीक्वेंसी किसका? डिस्क्रीट का. किसका हुआ ये समझ आया? हाईएस्ट लोएस्ट निकाला, फिर हमने क्लास इंटरवल क्लास लेंथ सेट कर दी, डायरेक्ट क्लास की वैल्यू लिख दी हमने. अगला क्लास इंटरवल हमेशा किसमें आएगा बताओ? कंटिन्यूअस में. अब मैंने आपको बताया पहले कंटिन्यूअस में आपको नंबर ऑफ क्लास इंटरवल निकालना पड़ेगा. और निकालने का तरीका क्या है? अब पहला पॉइंट पढ़ो वापस. हमने क्या किया, पहले हमको क्या निकालना है? रेंज. और रेंज क्या होगा? लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस. लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस. अब ध्यान दो, अब ये डेटा है वेट का. बताओ वेट को अपन कंटिन्यूअस में लेके जाएंगे ना, क्यों? वेट पॉइंट में भी हो सकता है. एक रेंज में वेट सेट होगा. अब मेरे को 36 स्टूडेंट ऑफ बीबीए क्लास कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट टेकिंग क्लास लेंथ एज 5. मतलब क्लास का लेंथ कितना लेना है आपको? लेंथ मतलब समझे?
जैसे मैंने कहा मान लो 10 to 20, 20 to 30, ये जो गैप है इसको लेंथ कहते हैं। लेंथ मतलब कितना डिफरेंस है दोनों के अंदर। गेटिंग माय पॉइंट। और क्लास इंटरवल मतलब क्या हुआ, देखो समझना दो बात। क्लास का लेंथ कितना लेना है अपने को, क्लास का लेंथ लेना है 5। और जब मैंने कहा नंबर ऑफ क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो मैंने ऐसा बोला डेटा, अब इसमें कितनी नंबर है क्लास इंटरवल की, 3 नंबर है क्लास इंटरवल की। मेरी बात समझे आप, कितनी क्लास इंटरवल है, 3। तो नंबर ऑफ क्लास इंटरवल मतलब कितनी, जैसे मैंने कहा तो कितनी क्लास इंटरवल हो गई 4, मैंने एक और जोड़ दिया, कितनी क्लास इंटरवल हो गई 5। तो अब मैंने क्या बताया, अपने को जब भी कंटिन्यूअस में कंस्ट्रक्ट करना है अपने को क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ। अब फॉर्मूला क्या हुआ, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इनटू क्लास लेंथ, अप्रोक्सीमेट किसके बराबर करना है हमको, रेंज। अब मेरे को सबसे पहले लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है। आई नीड टू फाइंड लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, नाउ व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू बताओ इसके अंदर, व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू इन दिस केस, बताओ व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू, व्हाट इज लार्जेस्ट कौन सी है 73, स्मॉलेस्ट कौन सी है, डिफरेंस बताओ 29। तो आपका रेंज कितना हुआ 29। अब मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इनटू क्लास लेंथ, किसके बराबर करना है अपने को, रेंज। अब ये हमको निकालना है, मेरे को नहीं पता कितनी क्लास इंटरवल बनानी है, लेंथ कितनी है, रेंज कितना है, तो बताओ क्लास इंटरवल कितनी आती है। हाँ आंदो ना, कितना आ रहा है 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो राउंड ऑफ करेंगे किस पे, 6 पे। भाई 5 तो बनाओगे तो कम पड़ जाएगा, तो किस पे राउंड ऑफ किया, 6 पे। तो कितनी क्लास इंटरवल कंस्ट्रक्ट करनी है, कितना गैप रखते हुए आपस में, 5। अब बताओ लोएस्ट वैल्यू कौन सी है 44। अब 5 काउंट किया, अगला कौन सा आया, देखो 44, 45, 46, 47 और हो गई 5 वैल्यू। तो पहला क्लासिफिकेशन क्या बना, हो गई ना 5 वैल्यू। तुम 44 में प्लस करोगे तो 44 एक्सक्लूड हो जाता है, तो 44 अगला चेक करो 49, 50, तो एक बनी 44, फिर क्या बनी, फिर क्या हुआ 54, तो 54 से, समझ में आया, ठीक है। तो अब देखो मैंने क्लास इंटरवल कैसे असाइन किया। हमेशा ध्यान है नेक्स्ट इंटीजर लेना है अपने को, अगर 5.1 भी आएगा तो भी 6 लेना है, वो अपन बाद में पढ़ रहे हैं अपन, अभी अभी सिर्फ क्लास इंटरवल सेट करना पड़ रहा है, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव भी आगे आ रहा है ना। तो अब बताओ क्लास इंटरवल क्या हुई, 44 टू 48, 49 टू 53, ये क्लास अब कितनी हुई, देखो चेक करो कितनी इंटरवल है 6, अपन ने चेक करो यहाँ पे 6 इंटरवल निकाली थी। अब अपने को फ्रीक्वेंसी असाइन करना है, टेलीमार्क देखें वापस। अब इस रेंज में 44 टू 48 में कितनी वैल्यू है वो चेक कर सकते हैं आराम से। तो 44 एक बता रहा हूं मैं, फिर तो आराम से हो जाएगा। 44 टू 48 एक, दो, तीन, से 3 ही है तो देखो टेलीमार्क कितने हुए 3, कर लोगे आगे इसको, समझ में आया। तो ये कहलाता है क्या, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट। ये हुआ अब नंबर ऑफ क्लास इंटरवल। फिर समझ लो अपन ने क्या किया, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इनटू क्लास लेंथ किसके बराबर करी, रेंज। कभी आपसे पूछ लिया कि भैया नंबर ऑफ क्लास इंटरवल बताओ कितना होगा, तो रेंज निकाल लेना, क्लास लेंथ गिवन होगी डिवाइड कर देना और हायर नंबर पे राउंड ऑफ कर देना। तो ये अपना क्या हो गया, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल। बोलो आई बात समझ में, वापस समझाऊं, क्लियर है, ठीक है। अब यहां तक कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन मैं करवा नहीं रहा हूं है ना, आराम से, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। तो आप लिख दो आगे वहां पे, रेफर एग्जांपल 13.5 एंड 13.6, 13.4, 13.5, 13.6, 3 एग्जांपल के हिंट लिख देना, 13.4, 13.5 और 13.6। लिख लिया। अब अगला लिखो क्लास लिमिट, अगला लिखो क्लास लिमिट। अब लिखो द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, लिखना कॉपी में, क्लास लिमिट मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू
ऑफ क्लास इंटरवल, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल, ये क्लास का लिमिट है। देखो मिनिमम वैल्यू इज नोन एज लोअर क्लास लिमिट and maximum value is known as upper class limit। मिनिमम वैल्यू क्या कहलाती है? लोअर क्लास लिमिट, और मैक्सिमम क्या कहलाएगी? अपर क्लास लिमिट। ठीक है, तो इसमें देख लेना एक बार। देखो ये कर लिया कॉपी? ठीक है, मैं इसका एग्जांपल साथ में बताता हूँ, है ना, ताकि तुमको दिक्कत आए। देखो इधर ध्यान दो। Corresponding to class interval, the class limit may be defined as minimum and the maximum value class interval may contain. The minimum is known as lower and the maximum known as upper class limit. For the frequency distribution of weight of VBA student, ये ऊपर वाला एग्जांपल की बात कर रहे हैं। LCL and UCL of first class are 44 and 48। समझ आया? 44 तो LCL हो गया और 48 क्या हो गया? ये LCL, ये क्या हो गया? ये लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट। ये लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट। समझ आया? तो लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट क्लियर है? वापस ध्यान देना, मिनिमम वैल्यू इज नोन एज लोअर क्लास लिमिट और मैक्सिमम वैल्यू इज नोन एज कोई पर्टिकुलर क्लास इंटरवल की। मिनिमम को लोअर और मैक्सिमम अपर क्लास लिमिट। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? अब हम लोग बात करते हैं क्लास बाउंड्री की। अब क्लास बाउंड्री का मतलब क्या होता है, जैसे समझना, मैं आपको ऐसे बताता हूं। देखो मैंने कहा, मान लो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ये 0, ये 10, और मैंने यहां लिख दिया 11 और 20। अब मैंने कहा यहां एक घर है और ये एक घर है। अब बताओ इसकी बाउंड्री और इसकी बाउंड्री, ये दोनों बाउंड्री क्या आपस में अटैच हुई क्या? नहीं। इसकी बाउंड्री है, इसकी बाउंड्री है, इसकी बाउंड्री है, इसकी बाउंड्री है। अब अगर मेरे को दोनों की बाउंड्री को मिलाना है तो क्या करूं? अच्छा मान लो अगर ऐसी सीरीज हो, ऐसा ऐसा घर हो, 0 से 10 एक घर हो गया, ये 10 किलोमीटर पे, और वापस इधर ही 20 पे है, तो ये बाउंड्री अटैच है कि नहीं है? ये बाउंड्री मिली हुई है। लेकिन ये बाउंड्री मिली हुई नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? ये जो मिली हुई बाउंड्री होती है ना, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। सो क्या बोलते हैं? ओवरलैप कर रही है, एक बाउंड्री दूसरे पे ओवरलैप कर रही है, और ये कहलाता है नॉन ओवरलैपिंग। ये क्या कहलाता है? अब इन दोनों की बाउंड्री को मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा भैया इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ, इसको थोड़ा पीछे लाओ। मैंने कहा इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ और इसको थोड़ा पीछे लाओ। तो ये क्या करता है? इन दोनों का डिफरेंस लेता है। ठीक है, अब ये क्या थी बताओ? लोअर क्लास लिमिट, और ये क्या थी? अपर क्लास लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास। मैं दोनों का डिफरेंस लिया और दोनों के डिफरेंस को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। आधा भैया तुम चलो, आधा हम चलेंगे। हमारा बाउंड्री में डिफरेंस 1 का है। तुम थोड़ा पीछे आओ, हम थोड़ा आगे आते हैं। कितना आना है? आधा तुम आओ, आधा हम आएंगे। तो इस घर वाले को मैंने 0.5 आगे सरकाया और उसको 0.5 पीछे सरकाया, तो दोनों की बाउंड्री मैच हो गई। तो जरूरत कहां पड़ेगी? और ओवरलैपिंग में तो क्या होगा? बाउंड्री होगी वही है। आई बात समझ में? तो लिखो अब क्लास बाउंड्री। तो क्लास बाउंड्री, इट इज द एक्चुअल क्लास लिमिट। अच्छा अब है ना, यहां पर एक चीज ध्यान रखना। देखो मेरे को एक बात बताओ, जैसे मैंने कहा ये जो बाउंड्री है, इसकी बाउंड्री हम क्या बोलेंगे? 0 से लेके कहां तक है? और इसकी बाउंड्री कहां से कहां तक है? 10 to 20। अब बात आती है कि सर ये जो मैंने क्या बताया, इट इज द, पहले लिखो क्लास बाउंड्री के अंदर एक पॉइंट लिखो, फिर मैं समझा। इट इज द एक्चुअल क्लास लिमिट। क्लास बाउंड्री इज द एक्चुअल क्लास लिमिट। एक्चुअली कितनी मेरी बाउंड्री, मैं कहां तक जा सकता हूं? बाउंड्री मतलब मैं कहां तक। अब बताओ, मैंने जब ऐसा बोला, ये मिस्टर ए का घर है और ये मिस्टर बी का घर है, मैंने कहा इसके लिए 0 से 10 और 10 से 20। अब पता है ए की बाउंड्री कहां तक आएगी? 10 तक नहीं आएगी। ए की बाउंड्री कहां तक आएगी? सिर्फ
और मान लो आगे एक और घर है सी का। अब इसमें जो ये वाला होता है ना, ये अगले स्लैब में, अगले वाली बाउंड्री में जाएगा। तो अब ये जो वाला बी की बाउंड्री पता है कहां तक होगी? 19 तक। सी की बाउंड्री पता है कहां तक होगी? मेरी बात समझे आप? तो बाउंड्री हमेशा ध्यान रखना ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब जो हायर वाली बाउंड्री वो अगले कैटेगरी में जा रही है। तो मैंने क्या बताया, क्लास बाउंड्री का मतलब क्या बताया? इट इज द एक्चुअल। तो मेरे को एक बात बताओ, ए क्या बोलेगा? ए के अंदर वो वैल्यू आएगी जो कहां से कहां तक होगी, क्योंकि जो अगली बाउंड्री वो नेक्स्ट क्लास में जाएगी। बी के अंदर बच्चों वो आएगी जो कहां से कहां तक होगी, 20 वाली अगले में जाएगी। आई बात समझ में? तो मैंने क्या, क्लास बाउंड्री मतलब एक्चुअल क्लास, या क्लास उसमें कितने लोग आ सकते हैं। तो इसमें वही लोग आ सकते हैं 0 से लेकर कहां तक हो, 9 तक हो। तो फटाफट लिख लो आप। इन केस ऑफ ओवरलैपिंग, इसी में आगे लिखना, इन केस ऑफ ओवरलैपिंग और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन। ओवरलैपिंग कह दो या म्यूचुअल एक्सक्लूसिव भी कह सकते हो। इन केस ऑफ ओवरलैपिंग ऑब्लिक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन, it excludes upper class limit, excludes upper class limit। नेक्स्ट है इन केस ऑफ नॉन ओवरलैपिंग। थोड़ा फटाफट कर लेना। और इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन, it includes both limit। जीरो टू 10, 10 to 20, 20 to 30, ये ओवरलैपिंग। 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, ये नॉन ओवरलैपिंग। क्लास लिमिट का मतलब हुआ क्लास बाउंड्री, एक्चुअल क्लास लिमिट की क्या लेंथ है। क्लास बाउंड्री मतलब क्लास लिमिट कितनी आएगी उसके अंदर, है ना। वो बाउंड्री, बाउंड्री मतलब समझे ना, जो होती है बाउंड्री, भैया यहां से यहां तक ही जा सकते हो आप, ये बाउंड्री। और इस केस में इंक्लूसिव में लिख देना लोअर क्लास बाउंड्री इक्वल टू लोअर क्लास लिमिट माइनस डिफरेंस अपॉन 2, और अपर क्लास बाउंड्री इक्वल टू अपर क्लास लिमिट, ये प्लस करना डी प्लस डी अपॉन 2। अपर क्लास लिमिट इज इक्वल टू, सॉरी तो हाँ माइनस ही होगा, माइनस प्लस डी अपॉन 2। अपर में तो प्लस होगा ना भाई, 19 में प्लस होगा और 10 में माइनस होगा। जैसे मान लो मैंने कहा 10 to 19 है, 20 to 29 है, तो इसमें माइनस होगा, इसमें प्लस, इसमें माइनस, इसमें प्लस, है ना। चलो फटाफट करो, कंप्लीट है, ठीक है। बस अब ये चैप्टर लगभग कंप्लीट है। एक टॉपिक और पढ़ाना है, कल लगभग वाइंड अप हो जाएगा चैप्टर, है ना। कल लास्ट क्लास है इस चैप्टर की, कल क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, कल सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। जिन लोगों ने रिकॉर्डेड देखा एक बार पूरा ये ढंग से नोटिंग कर लेना, ठीक है ना। नवंबर वाले बच्चों को मैं कल दिन में जो टेस्ट है उसमें चेक करूंगा, ठीक है ना। और जो आज नहीं आया वो भी नोटिंग करके लाना, ठीक है। मैं रिकॉर्डेड का लिंक भेज रहा हूँ आपको अभी। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।